नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ वीकेंड मार्केट अड्डा में। और जैसे मैंने इस शो का नाम रखा है कि बाजार एक चक्रव्यूह में है। आजकल ये शब्द बड़ा उछल रहा है, तो मैंने कहा चलो इसी को रखते हैं। तो ये एकदम फिट बैठ रहा है, चक्रव्यूह के फ्रेमवर्क में तो है मार्केट। क्योंकि मार्केट ने 25,000 यानी निफ्टी ने 25,000 का जो टारगेट हिट किया, उसको हिट करने से पहले उसने कई बार कोशिश की, फिर फाइनली उसने हिट किया और हिट करने के बाद उसमें शार्प जो है पुल बैक भी हमें देखने को मिला। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 25,000 या कोई भी लेवल, उसके बाद मार्केट अपना एक डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। शुक्रवार को मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन कह लें या प्रॉफिट बुकिंग कह लें या थोड़ा सा नरम पड़ा ये कह लें, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो हमें देखने को मिला। तो बहुत सारे मन में ये सवाल आए कि क्या 25,000 पे मार्केट पीक आउट हो रहा है या 25,000 एक पड़ाव था जहां तक आया और उसके बाद वहां पे रहे होंगे राइटर्स, तो उन्होंने पैसे बुक किए होंगे इसलिए इंडेक्स पे दिख रहा है, या एक सेक्टर की चर्निंग हो रही है यहाँ पे, किसी और से निकल के किसी और सेक्टर में जा रहे हैं। एक अजीब सी तस्वीर बनती हुई दिखी। इस बीच बहुत सारे घटनाक्रम ग्लोबल मार्केट में हुए। तो ये पहली क्या है, चक्रव्यूह में मार्केट हमारा है, वो उससे आगे का रास्ता तय करेगा, यहाँ पे उलझ जाएगा या उसको एक नया ट्रिगर अब क्या मिलेगा जो इसको ड्राइव करेगा। तो ये कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा सवाल ये भी होगा कि क्या जो बहुत स्टॉक में पैसे लोगों के बन चुके हैं, मार्केट में बन चुके हैं, उनके लिए एक मुनाफा वसूली का एक सही टाइम हो सकता है क्या, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा एफआईआईज़ का व्यू अभी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार दिखता है कि बाइंग हो रही है, फिर अचानक से वो सेलर हो जाते हैं। तो अभी डायरेक्शनली नेट बायर कह सकते हैं आप, लेकिन बायर हैं भी नहीं भी हैं, तो उनको क्या कोई एक तारीख तय है कि इस तारीख के बाद आएंगे? वो तारीख क्या है, वो पहले भी हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक जो बहुत बड़ी घटना होने वाली है वो ये है कि एफएनओ का जो ट्रेड है उस पर सेबी सख्ती करना चाहता है, यानी उसको थोड़ा कम कराना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। कई सारे डेटा उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कि डेली बेसिस पे इतने लोग करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है, अलग अलग उपाय बताए गए कि कैसे इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए। बहुत हीटअप मार्केट है, उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है। तो उससे होगा क्या, क्या वाकई ठंडा करने की ज़रूरत है, और जो कंसल्टेशन पेपर में उपाय बताए गए हैं उससे वाकई ठंडा होगा या नहीं होगा, ये तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो यही आज के 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम मार्केट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और यही शायद आपके मन में सवाल भी होंगे। तो इन सवालों को उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ दिग्गज मार्केट के जुड़े हुए हैं। सुनील सुब्रमण्यम जी हैं जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आजकल ज़्यादा एक्टिव हो गए पहले के मुकाबले मार्केट पे। बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज आप उनकी सुन रहे होंगे। और दूसरे पंकज जैन जी हैं, लखनऊ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर हैं। तो अभी जब हम लोगों की चर्चा हो रही तो वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, हमने कहा भाई मैंने तो शो आपके लिए रखा है, मैंने तो आपसे पूछना है, उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है सरवेन श्रीवास्तव, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट और बड़े चार्टिस्ट हैं देश के, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है। और अक्सर आप हमारे साथ शो में देखते होंगे। तो हमने कहा चार्ट के ज़रिए समझा जाए कि कितना महंगा मार्केट हो गया वैल्यूएशन के लिहाज से, और बॉट है कि नहीं है, और यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा। तो 3 दिग्गज मेहमानों के साथ बातचीत होगी। तो पहला जो टॉपिक हम लोग लेंगे सर वो ये कि 25,000 का बाजार अब आगे क्या है, यहाँ से रास्ता क्या है। तो सुनील जी, 25,000 तो टच हो गया, अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इसमें थोड़ा सा मैं खाली आपको बता दूं कि 2024 में अभी भी 25,000 में हम देखते हैं तो पी मल्टीपल अगर देखें तो 23 के आसपास है। और जब पीक हुआ था, बहुत महंगा हुआ था, तब बहुत ऊपर गया था मार्केट, 40 भी टच किया था उसने। तो क्या इसको महंगा मानना चाहिए या 25,000 से आगे का रास्ता क्या है मार्केट का? देखिए, रास्ता तो 25 से 30,000 की है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 25,000 जिस दिन छुआ था उसी दिन एक भयंकर डेटा, एक दिन पहले की फेड की जो रेट कट की बात हुई उससे रुझान बढ़ गया, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। बट मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो यूएस में आया बहुत कम आया, बहुत वीक आया, और ग्लोबल पीएमआई भी एक कंट्रैक्शन मोड में चला गया। तो क्या है इसमें ना, ये जो आज की गिरावट है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या होता है, ये एल्गोरिथमिक फंड्स,
क्या होते हैं कि वो ऑलवेज रिलेटिव बेसिस पे अपना एलोकेशन को चेंज करते हैं। अब जापान मार्केट में बिकवाली हुई और यूएस में भी ये डेटा देखकर बिकवाली हुई, तो ऑटोमेटिकली उनको करेक्शन करना है। ये कंप्यूटर कर रहता है, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोच समझ के नहीं कर रहा है, राइट। अब यूएस की मार्केट की आउटलुक के बेसिस पर अगर ये करेक्शन और भी 2-3 दिन चलते, तो हमारे मार्केट में भी 2-3 और वो बिकवाली हो सकती है। मगर अल्टीमेटली क्या है, मार्केट को भी ये चीज याद में आएगी, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, कि अगर स्लो डाउन दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो और भी चांसेस रेट कट और ज्यादा होने की। अब के लिए मार्केट सितंबर में एक रेट कट को डिस्काउंट कर रहा है और 2 इस साल में। शायद अभी मार्केट 2 रेट कट को डिस्काउंट करेगा जैसे ही वो सामने डेटा आएगी। बिकॉज रेट कट का कारण क्या है, एक होता है इन्फ्लेशन से अगर आप संतुष्ट है ट्रेजेक्टरी, तो आप रेट कट की सोच रहे हैं, पर सेकेंड ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए भी रेट कट। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो यूएस में है वो भी बहुत खास होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये 2-3 दिन की शायद बहुत जबरदस्त भी बिकवाली हो सकती है, मगर 2-3 दिन के बाद ये सेटल डाउन हो जाएगी। और फिर वापस जब एक स्ट्रॉन्ग रेट कट का एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है, तो वो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है और मार्केट में बाउंस बैक होगी। अब इसमें दो चीज है, उधर बाउंस बैक होगी तो रिलेटिवली वापस एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स यहाँ पे वापस आएंगे। बट क्या चीज है कि शायद वो उसी सेक्टर में जहाँ पे करेक्शन हुआ था, शायद उसके में वापस नहीं आएंगे, किसी और सेक्टर में जहाँ पे उनको और भी वैल्यूएशन की एडवांटेज दिख रही है। तो ओवरऑल मेरे लिए मार्केट की ओवरऑल बड़ा अच्छी होगी, मगर जो सेक्टर्स में अभी बिकवाली हुए यही सेक्टर्स वापस दौड़ेंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो मेरे लिए कोई ये डरावट की चीज नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए ये ऐसे ही मौके आपको प्रॉफिट के लिए आते हैं। कोई अदर डेवलपमेंट नहीं है जो कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी को या इंडियन स्टोरी को। और एक बात आपने वैल्यूएशन की, ये कि 23-25 ये सब वैल्यूएशन अभी सितंबर एंड तक की इसका वैल्यू है, क्योंकि अक्टूबर महीने से मार्केट 2026 को डिस्काउंट करने लगेगी 1 ईयर फॉरवर्ड में। तो वो टाइम करेक्शन जो होता है, तो ऑटोमेटिकली आके आज की वैल्यूएशन आपका 23 21 या 21.5 में आसानी से सेटल डाउन हो सकता है। तो मेरे लिए मार्केट स्पेशली लार्ज कैप क्षेत्र में, बहुत ओवर वैल्यूड क्षेत्र नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप की बात अलग है, अलग बात करेंगे उसमें। मगर और आज की मेरी जो स्टेटमेंट है कि अल्गो ट्रेडिंग एफआईएस की बिकवाली थी, उसका आप मानना रख सकते हैं कि फर्स्ट बार मैंने देखा है कि लार्ज कैप का करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा हुआ है। करेक्ट। नॉर्मली जब होता है करेक्शन, तो लार्ज कैप थोड़ी गिरती है, तो मिडिल स्मॉल कैप लिक्विडिटी के कारण और ज्यादा गिरती है। आज ऐसा नहीं हुआ है, आज एक्चुअली मिडिल स्मॉल कैप में कम गिरावट हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप। यानी ये हेज फंड्स जो ओवरसीज के हैं उनकी खिलवाड़ की रिजल्ट है। जी सुनील जी, आपने इंटरेस्टिंग बात रखी यहाँ पे कि फेड की तरफ से इशारा आया कि सितंबर में एक कट हो सकता है। दुनिया में 3 बड़े देश हैं, उसमें 3 अलग अलग राय लेके रखे। जापान ने थोड़ा बढ़ा लिया, उनके यहाँ अलग मुश्किल है। यूके ने कट कर दिया और सितंबर में यहाँ कट होगी। पीएमआई का डेटा मैंने भी देखा, 46.5 आया था, लेकिन मतलब ये तो बहुत पहले से लग रहा था कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है, जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। बट ऑल ऑफ सडन सबको एकदम लगने लगा कि रिसेशन में है मार्केट और मुश्किल आने वाली है, और बहुत शार्प रिएक्शन दे दिया। तो ये ऑल ऑफ सडन क्यों इतना ज़्यादा पैनिक किया? यूएस मार्केट ने बहुत पैनिक किया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज ऐसी है कि आई डोंट थिंक मार्केट इतना शार्प करेक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, और उतना तक कि पूरे वर्ल्ड की पीएमआई को गिरा दिया बिलो इनटू कॉन्ट्रैक्शन मोड। आई थिंक ये थोड़ा शार्प मूव अनएक्सपेक्टेड था, मतलब एक जनरल स्लो डाउन की बात थी। सेकंड चीज ये है कि देखिए, ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर फेड रेट कट की बात करिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई, वो एक पॉजिटिव चीज है। मगर अगर फेड रेट कट कर रही है, अरे ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है, उसे बूस्ट करना है, तो वो नेगेटिव रीजन फॉर रेट कट होता है। तो ये साइकोलॉजिकली मार्केट खुश है जब तक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, उसके कारण फेड ईज कर रही है, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मगर अगर ग्रोथ की स्लोडाउन के कारण रेट कट आ जाए, तो मार्केट भी सोच रही है क्या ये हमने पी के जो ग्रोथ के नंबर्स को डिस्काउंट कर लिया वो सही है, उसको डाउनवर्ड करेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली द रीजन फॉर द रेट कट में ये बदलाव आ गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली 2-3 दिन में मार्केट सेटल होकर देखेगा कि एक्चुअली इसके बाद
उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट 3 से शायद 4 भी हो सकती है इस साल के अंदर। ओके। एक और बड़ी दिलचस्प हुई, यूएस में जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के रिजल्ट, अगर आप देखते हो तो मैं रोज सुबह ट्रैक करता हूँ, उसमें सबके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहे हैं, लेकिन सबकी आगे की कमेंट्री कमज़ोर है। एआई का भूत जैसे लग रहा है थोड़ा सा उतर रहा है, सबने बहुत पैसा लगाया है और वो पैसा उनको लगता है कि शायद रिटर्न आने में थोड़ा समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए उनकी कमेंट्री वीक है। उसकी वजह से आप देखिए एक एक स्टॉक में तगड़े रिएक्शन है। इंटेल जैसे स्टॉक में 20% की कमजोरी एक एक दिन में हम लोग देख रहे हैं। तो और एक पॉइंट नीरज जी सुनील जी। जी, जापान की रेट कट के कारण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द येन के कारण, अनवाइंडिंग ऑफ द कैरी ट्रेड, करेक्ट, वो भी एक कारण है ये सेलिंग का, क्योंकि बिल्कुल जापान की लो इंटरेस्ट रेट से वो कैरी ट्रेड में आके बाकी मार्केट में पैसा घुसता है, तो वो एक अनवाइंडिंग और एक कारण ये करेक्शन था। सेकंड बात है कि आप याद रखिए, आपने जापानीज रेट हाइक की बात की, इंग्लैंड की रेट, सभी देश यूएस के अलावा, यूएस में खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर रेट कट या रेट हाइक की बात होती है, बाकी वर्ल्ड की सभी बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन, ग्रोथ और करेंसी, ये तीन को रेट कट के जरिए मैनेज करते हैं। तो वो एक चीज है जो एडिशनली बाकी देश में आती है कि जापान को भी अपना रिलेटिव करेंसी विद यूएस को मेंटेन करना है, उसके कारण भी रेट हाइक, क्योंकि एक्सपोर्टर्स सफर होंगे, तो वो बात भी थोड़ी हलचल मचा रही है। इंटरेस्टिंग है। दर्शकों को बता दें कि जापान में रेट बढ़ाए गए, वहाँ पे बहुत सालों बाद, 14 साल बाद करीब रेट में हाइक हुई है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सस्ता पैसा अगर कहीं मिलता है तो वहाँ से पैसा निकल के मार्केट्स में जाता है, तो उसको ये इन कैरी ट्रेड बोलते हैं। अब वो अनवाइंड हुआ, पैसे की कॉस्ट बढ़ गई तो उतना ज़्यादा ईजी फ्लो नहीं होगा, तो वो भी एक रीजन था। जापान का मार्केट लगातार रेट बढ़ने वाले दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है वो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी, तो लिक्विडिटी का खेल पूरा होता मार्केट में। पंकज जी, मार्केट चक्रव्यूह में है ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने टाइटल दिया अपने को। आपको लगता है चक्रव्यूह में है या नहीं, कोई सरपट रास्ते की तरफ है, खटाखट ऊपर? नीरज जी, मार्केट चक्रव्यूह में नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर हर वक्त चक्रव्यूह में फंसा रहता है और फिर वो उससे कैसे निकलना है, कैसे जूझना है, आई थिंक दैट इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। और अभी तो रिसेंटली अगर आप देखें तो शायद ये भी विवाद चल रहा है कि चक्रव्यूह में 6 जने थे या 7 जने थे, शायद मैं हिंदी के इतिहास का इतना बड़ा विद्वान नहीं। 7 तो कैसे थे आप ये बताओ, 6 तो मैंने ही सुने थे, 7वां कौन है? हाँ, तो किसी दिन इस पे भी आप चर्चा कर सकते हैं, तो कुछ हिंदी विद्वान, साहित्य के विद्वान लाके। खैर, एनीवे दैट इज ऑन द लाइटर साइड, बट मेरे को लग रहा है कि अगर हम बात करें, क्या 25,000 पे मार्केट ओवर प्राइज्ड है, क्या 25,000 पे मार्केट इर्रेशनल है? मैं अभी बल्कि सोच रहा था कि इर्रेशनल का हिंदी विवाद क्या होता है, तो गूगल ने मुझे दिखाया तर्कहीन, तो शायद मुझे बहुत ठीक से नहीं समझ आया। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मेरे को लगता है मार्केट में मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर मार्केट इर्रेशनल शॉर्ट टर्म पे है भी, तो हमने ये बहुत बार देखा है अपने कैरियर में, 25-26 साल के कैरियर में, कि मार्केट कैन रिमेन इर्रेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, पर मार्केट कैन रिमेन एक्सटेंडेड एंड इरेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे को अभी लग भी नहीं रहा कि मार्केट एक बबल स्टेज में पहुंच गया है या बहुत सुपर इरेशनल स्टेज में पहुंच गया है, या जिस इस टाइम 22 से जो 24 के पीई पे चल रहा है, कि वेदर दैट इज अ वेरी एक्सटेंडेड पीई, मेरे को नहीं लग रहा। बट डेफिनेटली व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स दैट कि मार्केट में, इस चक्रव्यूह में एक सीरियस अवेयरनेस, अलर्टनेस आपको रहनी है विज़ कि कौन से सेक्टर्स अब नियर सैचुरेशन हो गए हैं या टेम्पररी सैचुरेशन हो गए हैं, दे हैव रीच्ड देयर एक मिडवे काइंड ऑफ पॉइंट, प्लेटू पहुंच गए, और वहां से उतर के गाड़ी से दूसरे सेक्टर में चढ़ जाना चाहिए। जस्ट टू गिव अ व्यू पॉइंट विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक, आई वुड से समथिंग लाइक जो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, काफी एक्सटेंडेड हो गए थे, 70, 80, 90, 100 पी पे हो गए थे, एंड एवरी मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स इसके अंदर इनबिल्ट हो गए थे। और यहां पर हमारे को लग रहा है कि शायद इस सेक्टर से पैसा थोड़ा मूव कर रहा है। एंड से समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल, बहुत हमारे को लगता है बहुत अच्छी जगह प्राइस पॉइंट पे आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट थ्रो कर रहे हैं,
और काफी सारा एक जो स्मार्ट मनी होता है कि इसकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, नथिंग कैन बी सेड ऑन अ वेरी डेफिनेट नोट. सो इन सब चीजों से सतर्क रहना चाहिए. मार्केट में अदरवाइज काफी लिक्विडिटी है, वो तो हम देख ही रहे हैं. रिटेल लिक्विडिटी काफी है, और अगर हम रिटेलर को देखें, काफी सारे अच्छे स्पीड ब्रेकर, काफी सारे आई वुड से, अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं तो एक शॉर्ट टर्म एग्जाम्स काफी सारे रिटेलर पास कर चुके हैं, जो एग्जिट पोल के बाद हुआ या एग्जिट पोल के समय हुआ. जिस तरह के बीजेपी के नंबर्स आए उसके बाद मार्केट ने जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया, जिस तरह हमारे को बजटरी में प्रोविजंस कैपिटल गेन को देख के मिले नेगेटिव प्रोविजंस, उसके बाद मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया. सो आई थिंक मार्केट इज स्टिल ऑन. सो बहुत ज्यादा घबराने की चिंता नहीं है. आई थिंक जापान में जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया, शायद जिस तरह के एक्सपेक्टेशन थी ग्लोबली, शायद उससे पहले आ गया, ये कुछ एक क्वार्टर्स पहले आ गया. तो ठीक है, ऐसा मार्केट में होता रहता है. एंड नॉट टू फॉरगेट कि नवंबर में यूएस इलेक्शंस हैं, और मेरे को नहीं लगता कि वहां की रेजीम कुछ भी ऐसा मेजर कदम उठाएगी या कि जिससे देयर कुड बी सम अपीवल्स इन द मार्केट. सो जियोपॉलिटिकल आई थिंक एक सीन है, जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं गल्फ में, वो एक थोड़ी चिंता की बात है. बट वो भी मार्केट अनलेस समथिंग सीरियसली मेजर हैपन्स, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा उसको चिंता की तरफ देगी. एंड मार्केट में कैसी एक्सपेक्टेशन आज से कुछ समय पहले तो काफी सीरियसली हो गई थी, अगर ट्रंप साहब आते हैं तो मे बी वी कुड सी एंड ऑफ वायलेंस इन रशियन साइड एंड गल्फ साइड रादर देन एक्सकलेशन इन दैट. बट अब जिस तरह के, अभी मैं आपके ही सिस्टर चैनल पे एक कमेंट्री देख रहा था दोपहर में, कि अब जिस तरह के वहां पर संकेत आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ क्लोज फाइट नाउ. बट एनीवे, दैट इज गाइडेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. बट मेरे को नहीं लगता नेट शेल में कि मार्केट में बहुत सीरियस करेक्शन आएगी. 25,000 मेरे को लगता है एक पड़ाव था. पड़ाव पे हायर जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं, हवाएं थोड़ी तेज हो जाती हैं, थोड़ा सा रेजिलेंस दिखाती है, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इस पड़ाव को पार करते हैं. डेफिनेटली प्लेयर्स बदल जाते हैं, थोड़े से सेक्टर्स बदल जाते हैं टेम्परली, बट आई थिंक मार्केट आगे की तरफ अग्रसर है. मार्केट आगे तो ये बिग पिक्चर हमारे दो मेहमान ही कह रहे हैं कि रोटेशन में थोड़ा बदलाव हो सकता है, कि कभी ये कभी वो, लेकिन कोई नीचे आने के संकेत नहीं है. तो अभी जब हम दोबारा वाले में आएंगे ना कि मुनाफा वसूली के संकेत, तो उस पर चर्चा करेंगे. लेकिन चार्टिस्ट के पास चलते हैं, सरवेन जी के पास. सरवेन जी, निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, क्या कह रहा है चार्ट में? नीरज जी, बहुत बहुत नमस्कार दोबारा से, और पूरे पैनल को बहुत बहुत नमस्कार, और जो दर्शक अब इसको देखेंगे उनको भी बहुत बहुत नमस्कार. आई थिंक वीकेंड आ रहा है, थोड़ा इस पे अच्छा रहता है कि जब आप गहरा मंथन करने की कोशिश करते हैं और थीमेटिक और या थॉट प्रोसेस बेस्ड जब डिस्कशन होते हैं तो और भी मजा आता है. देखिए, मेरा थॉट यहाँ है कि जो मैंने पहले से बोला था कि मार्केट को एक सिल्वर जुबली मनानी थी, शायद वो मन गई. और हमारे जो गुरु हैं एड साइकोटा जी, जो एक बड़े टर्टल है. अब देखिए, जब हम महाभारत की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ देखता हूँ एकलव्य के जैसे सोचता हूँ कि भाई जहाँ बाहर वालों से हम लोग सीख सके, इनको मिले नहीं कभी, बट इनकी बुक्स पढ़ी, इनके थॉट्स पढ़े, तो इनका एक बहुत अच्छा थॉट है कि एक सोसाइटियल आहा प्रोसेस होता है जो मार्केट को ड्राइव करता है. विच मीन्स इनिशियली जब मार्केट चलता है थोड़े कम लोगों को समझ में आता है, फिर धीमे धीमे लोग आते जाते हैं, समझते जाते हैं, समझते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब सबको सब कुछ समझ चुका होता है कि बस बस अब सब सही है और सबको सब समझ गया होता है, उस दिन सारा टेंशन रिलीज हो जाता है और एक बड़े लैंडमार्क्स हो जाते हैं और हर आदमी रिलैक्स होता है. जब आप जैसे ही आप अपना गार्ड डाउन करते हैं, जैसे एक सोसाइटियल आहा प्रोसेस का एक क्लाइमैक्स होता है और अपना गार्ड डाउन आप करते हैं, वहीं से निराशाएं या एक्सीडेंट्स छोटे मोटे जो होने हैं वहीं से आते हैं. तो इतिहास के पीछे के आप जब भी पन्ने पलट के देखेंगे तो बड़े करेक्शन हमेशा सरप्राइजिंग रहे हैं, चाहे वो 2008 हो, एकदम से आ गया, जब तक लोग समझा समझा तब तक आ गया, या कोविड, इनिशियली किसी को कोविड में किसी ने सोचा भी नहीं, मार्केट बहुत फास्ट आ गया. तो मार्केट कभी कभी ऐसी सरप्राइज दे जाता है जब कंसेंसस पूरा एक तरफ होता है, और मुझे लग रहा है कि भाई फिलहाल तो रिटेल का कंसेंसस पूरा एक ही तरफ है. तो इस साल के जो बेस्ट केस टारगेट्स मुझे लगे थे, कभी 22,500 पे भी गई, चलिए ठीक है, आप एक 8-10% की जगह हो सकती है इस साल में बाजार में, उतना ही बाजार में रिटर्न आने वाला है, उसी के तकरीबन 7-8% में 7% में एफडी में भी कमा लूंगा, तो आप थोड़ा ड्राई पाउडर लेके चलेंगे. सो थॉट यही था कि इस साल के मेरे बेस्ट के टारगेट्स भी जो मैंने सोचे थे सिल्वर जुबली वाले, वो भी आ गए. तो मेरे लिए तो आई थिंक वो, मुझे ऐसा लग भी रहा लोगों से बात करके कि वो सोसाइटियल आहा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. और जब आप मेरा निफ्टी का चार्ट देखते हैं, इसी चार्ट को हमने साल के पहले में भी दिखाया था, अभी भी आप उन्हीं दायरों में हैं. खाली ये जो रेड लाइन है, जो सप्लाई लाइन है, या जो जो सप्लाई की जहां पे सेलिंग हो रही है, जहां बार बार थोड़े से बाजार अटक रहा है, उन एरियाज के आसपास आप देख रहे हैं कि वो, क्योंकि हल्का सा स्लोपिंग है इसलिए उसमें वो पॉइंट्स एड अप हो गए. बट अल्टीमेटली आप हैं उन्हीं के आसपास ही कहीं, चाहे 2008 वाली लाइंस ले लें, उनसे थोड़ा आप ऊपर हैं, बट ये मैंने थोड़ा सा रीड्रॉ किया है क्रिएटिव फ्रीडम लेके, तो आपको दिख रहा है कि अभी भी आप उन दायरों में हैं, लाल लाइन पे, और नीचे की जो ग्रीन लाइन है
वो भी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू लाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन एरोज आपको दिखा रहे हैं कि रिवॉर्ड कहाँ पे मिल सकता है और रिस्क कहाँ पे है। तो ये मेरी चार्ट एकदम सिंपली बना के दिया है, लोग समझ लें कि आप एक रिस्की एरिया में हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर में, अब और नए समीकरण मुझे नहीं लगता कि यहाँ बनेंगे, और रिवॉर्ड अच्छे मिलने हैं तो फिर देखिए वो लाइन काफी नीचे है। उनके स्तर की अगर बात करेंगे तो लोग फिर सब लोग बुरा मान जाते हैं, बट फैक्ट है कि हम वी रिमेन ट्रू टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। ये रेंज बनी है, इसको हम देख रहे हैं, तो तकरीबन 25,000 से 15,000 की ये रेंज है मोटा मोटी मेरे हिसाब से। तो आप रेंज के अपर एंड पे हैं, बीच का पार्ट कहीं 20,000 पे आएगा और वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं 15,000 के आसपास आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इमीडिएटली वहां पहुंच जाएंगे, बट रिस्क है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ अब यहाँ से नया, तो आई थिंक रिस्क है, और कारण यही बोल रहा हूँ कि निफ्टी के 80% यूनिवर्स निफ्टी का अब निफ्टी के साथ नहीं है। निफ्टी ने जो लास्ट 3-4 नए हाई मारे, उसमें धीमे धीमे स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, विच मींस निफ्टी के हर न्यू हाई में निफ्टी 50 के अंदर से कम और स्टॉक, पहले 20 स्टॉक ने नया हाई मारा निफ्टी के साथ, फिर 10 हो गए, फिर 5 हो गए, समथिंग लाइक दैट। सो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 35 से 40 स्टॉक निफ्टी के साथ छोड़ चुके हैं। निफ्टी के नए हाईज में नया हाई नहीं मार रहे हैं। सुनो, ये अपने आप में एक सर्वेश वीकनेस का जी, संकेत है, और मैं उसको बहुत गौर से देख रहा हूँ। सर्वेश जी उसको मेरी इग्नोर बात नहीं करूंगा, सुनो, क्योंकि इसके चार्ट पहले चार्ट के लेके आइए स्क्रीन पे वापस। जी देखिए हमारे मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक फंडामेंटल वाले, एक चार्ट वाले। जी दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। चार्ट जी। वाले अपनी दुनिया में रहते हैं भाई, उनका अपना डेटा है। जी अब मुझे ये समझाओ, आपकी ये जो दो लाल एरो हैं ऊपर वाले, जी उनके बीच में ऐसे जिगजैग लाइन चल रही है ना, जी जी तो जी ऐसी ही जिगजैग लाइन तो और आगे तक चलती चलती जा सकती है बिना लाल वाली लाइन को तोड़े हुए, जी जी, बिल्कुल वही है वही ना? मैं कह रहा हूँ। अभी वही बात हुई थी कि मार्केट कैन रिमेन इररेशनल फॉर सम मोर टाइम, तो तो इसमें और 500-700 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से, बट मेरा थॉट यही है कि आप जब जितना उसके पास पहुंचेंगे वहां से रिस्क ज्यादा। देखिए रिवॉर्ड यहाँ से 500,000 पॉइंट और हो सकता है, लेकिन आप नीचे देखिए गड्ढा कहाँ तक है, 20,000 और फिर 15,000, मतलब अगर आप मीन तक जाएंगे तो 20,000, और मीन के नीचे गए 1 सिग्मा 2 सिग्मा नीचे गए तो आप 15,000 जाएंगे। तो 1,000 पॉइंट कमाने के लिए आप टेबल पे 10,000 पॉइंट थोड़ा रखेंगे सर, हम रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स हैं। 1,000 पॉइंट कमाने के लिए टेबल पे मैं 10,000 पॉइंट की बेट नहीं, मतलब 10,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस में नहीं रख सकता, या 5,000 का भी नहीं रख सकता, 2,000 का भी नहीं रख सकता। अरे लेकिन तो लोग कह मेरे रहे हैं पास जब जगह 20,000 का था तब भी लोग यही कहते थे, जी? जब 20,000 का निफ्टी था लोग तब भी कहते थे यही, अब 25,000 का आ गया, तो नहीं, डर नहीं, लोगों का बात नहीं आपकी है। देखिए ठीक है, मैं हाँ। मैं ये तो 20,000 से 25,000 पे रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ गया है, हाँ, 20% रिस्क more। तो बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा मैं एक वही चीज बोल और, रहा हूँ एक चीज कि और, रिस्क। ये जो लाल वाली लाइन है, अरे चार्ट रखो जी भाई, आप पहले चार्ट मत हटाओ, दर्शक वही समझना चाहते हैं। जी इस लाल वाली लाइन को तोड़ने के लिए जी, क्या चाहिए आपको, बताओ। इसको आई थिंक 25,200 के ऊपर जाके टिकना पड़ेगा, जो मैंने शोज में बोला है, 25,200, हाँ 25,250 के ऊपर जाके डिसाइसिवली टिक के फिर लाइन के नीचे ना आए। जा रहा है, इस बार भी गया, इंट्राडे में 50, 60, 70 पॉइंट गया होगा ऊपर शायद, बट वो बार बार नीचे आके बंद कर रहा है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इस लाइन के ऊपर जाके बंद करके फिर नीचे नहीं आना चाहिए और फिर भागते रहना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि 2-2,5-3,000 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो बट फिलहाल अगर जब तक आप जी 18 सितंबर को फेड जी रेट काट देता है, जी अब यहाँ से कितना ज़्यादा 1.5 महीना, जी, क्या ये संभावना है कि लाल लाइन को बिल्कुल तोड़ के चिथड़ा कर दे, ऊपर चला जाए? नहीं, संभावना देखिए 5-10% हमेशा रहती है। देखिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर हम कभी 100% नहीं बोलते हैं, 5-10% हर चीज की संभावना है, इसके लिए स्टॉप लॉस भी है। तो अगर आप मैं यहाँ से भी अगर कोई किसी को व्यू दूंगा तो मैं जरूर उसको बोलूंगा कि भाई आप एक स्टॉप लॉस भी लगाओ, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन क्या रिस्क रिवॉर्ड निकल रहा है। या 1,000 पॉइंट भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया 4% का, तो अगर आप क्या 8% कमाने की सोच रहे हो, 2,500 पॉइंट कमाने की अगर आप सोच रहे हो, तो आप 1,000 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका वो व्यू बने। बट जो मैंने की पैरामीटर्स दिए कि निफ्टी के तकरीबन 70-75% यूनिवर्स निफ्टी का साथ छोड़ चुका है, वो एक वीकनेस का संकेत है उससे, और मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी साथ छोड़ा है। नए हाइस के बाद मोमेंटम थोड़ा थोड़ा डिके हो रहा है, नए हाइस नहीं बन रहे हैं तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। इन सब के मद्देनजर मैं कह रहा हूँ रिस्क बढ़ गया है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक। और मैं खुद एक्चुअली जनवरी के बाद हमें लगा था कि 22,500 और बेस्ट केस सिल्वर जुबली वो मन गई, और लास्ट 15-20 दिन लास्ट एक महीना तेजी भी कर ली, उसमें भी जो टारगेट सोचे थे वो भी आ गए। तो अब लगता है मेरे तो इस साल के पेट पूरे भर चुके हैं और टारगेट सारे आ चुके हैं, तो नए रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण जैसे मैंने बोला बन नहीं रहे ऑनेस्टली।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।